स्वागत है अभिनंदन आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की समस्त घटनाओं को बारी बारी से देखेंगे। और ये जो वीडियो हो आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, एसएससी का हो, स्टेट पीसीएस का हो, या कोई भी एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो इस पूरे वीडियो से आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाले हैं। और इसमें पूरी तरीके से पीवाईक्यू को भी कवर किया गया और 5 से 7 क्वेश्चन आपको इनमें से मिल ही जाते हैं हर हाल। वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसमें जितने पीवाईक्यू हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से जो टॉपिक हैं इनको थ्योरी वाइज कवर कर लिया गया है। तो हम शुरू करते हैं फिलहाल इस वीडियो को। तो हम डिस्कस करते हैं कि हम पहले पार्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और इसमें टोटल क्या है कि पहला जो पार्ट होगा अपना, ठीक है, जिसको अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो पहला पार्ट जो होगा वो 1885 से लेकर 1918 तक जो चीज़ें घटित हुई, जिसमें कांग्रेस स्थापना हो गया, बंगाल विभाजन हो गया, सूरत फूट हो गया, होम रूल लीग हो गया, गांधी जी के शुरुआती 3 सत्याग्रह हो गए, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, इसको हम पढ़ेंगे। पार्ट 2 हम शुरू करेंगे। तो पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है? पार्ट 2 में हमें पढ़ना है 1919 से लेकर 1934 तक की सारी घटनाओं के बारे में, जिनमें आपका जलियांवाला बाग होगा, असहयोग आंदोलन होगा, स्वदेशी व सविनय अवज्ञा, दांडी मार्च होगा, क्रांतिकारी चरण, काकोरी, असेंबली बम कांड, चटगांव छापा, ये सारी चीज़ें होंगी जो कि पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे अभी। और अभी जो हम पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 में जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं मैं उनको आपको अभी के अभी बता दे रहा हूँ। इसमें आपका होगा 1935 से लेकर 1947 तक, जैसे 1935 का एक्ट हो गया, अगस्त प्रस्ताव हो गया, भारत छोड़ो, करो या मरो हो गया, और उसके साथ साथ आज़ाद हिंद फौज हो गया, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस के बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या जिनको आप एओ ह्यूम के नाम से भी जानते हो। तो कांग्रेस का स्थापना वर्ष जो है 28 दिसंबर 1885, और संस्थापक जो है वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या एओ ह्यूम के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। और बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का पहला अधिवेशन स्थान कौन सा था? तो वो अधिवेशन स्थान जो था आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि बम्बई में था। और बम्बई का वर्तमान नाम क्या हो चुका है? मुंबई हो चुका है, ठीक है। मुंबई इसका प्रेजेंट नेम है, तब ये बम्बई था। तो पहला अधिवेशन जो होता है वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में होता है। और इसके जो पहले अध्यक्ष होते हैं उनका नाम होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी होते हैं इसके पहले अध्यक्ष, जो कि पहला अधिवेशन होता है, ठीक है। 1885 में जो पहला अधिवेशन होता है। और कुल प्रतिभागी जो होते हैं इसमें 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रथम अधिवेशन में टोटल कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और उस टाइम का जो वायसराय वो लॉर्ड डफरिन था। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके पेपर में कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय लॉर्ड डफरिन, आप याद कर लीजिए, लॉर्ड डफरिन उस टाइम पे वायसराय थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और उसके बाद आपका जो आता है वो आता है उदारवादी चरण। तो उदारवादी चरण जो होता है वो 1885 से लेकर 1905 तक चलता है। इसके प्रमुख जो नेता होते हैं ये दादा भाई नौरोजी होते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये गांधी के राजनीतिक MK गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। और उसके बाद फिरोज शाह मेहता होते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी होते हैं, ये प्रमुख नेता होते हैं उदारवादी चरण के, ठीक है। क्योंकि अभी गांधी का कोई मतलब यहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं है। MK गांधी की एग्जिस्टेंस 1915 के बाद होती है, ठीक है, उसके पहले नहीं होती है। 9 जनवरी 1915 के बाद गांधी की एग्जिस्टेंस होती है, उसके पहले उनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो तब तक हम पढ़ते हैं उदारवादी चरण के जो नेता हैं इनके बारे में आके पढ़ते हैं हम। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उदारवादी नेता थे इनकी कार्यशैली कैसी थी, तो इनकी जो कार्यशैली थी ये प्रार्थना पत्र लिखते थे, स्मृति पत्र लिखते थे और संवैधानिक माध्यमों से अपनी मांग रखते थे। मतलब जैसे ये प्रार्थना पत्र लिखेंगे, कुछ इनको नहीं चाहिए, तो उस टाइम की जो अंग्रेजी शासन था उनको ये प्रार्थना पत्र लिखते थे। और जब प्रार्थना पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद ये उसके लिए स्मृति पत्र लिखते थे कि हमने आपसे ये मांगे करी थी और आपने उनको पूरा नहीं करा और आप उन चीज़ों को फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो ये इनकी कार्यशैली थी। और दादा भाई नौरोजी का जो एक उपनाम था, दादा भाई नौरोजी को
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। और ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था, ठीक है। धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी आप याद कर लीजिए अभी के अभी। और दादा भाई नौरोजी की एक बहुत पॉपुलर बुक भी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वायरल बुक है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर, वायरल दोनों कह सकते हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ये रिपीट भी हो चुका है पिछले पेट में कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी किताब है, तो ये दादा भाई नौरोजी की किताब है। अब यहाँ पे हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया, और एक टॉपिक आपका जो है वो उदारवादी चरण खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे उग्रवादी और बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो उग्रवादी चरण जो शुरू होता है 1905 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 1905 से स्टार्ट हो जाता है और इसके जो नेता माने जाते हैं, ठीक है, नेता जो माने जाते हैं इसके, इनमें 3 लोग होते हैं। इनको लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता है। लाल का मतलब लाला लाजपत राय होता है, बाल गंगाधर तिलक बाल हो गए, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल हो गए। और इनके साथ एक नेता और थे, अरविंदो घोष, ठीक है। प्रमुख 4 नेताओं के नाम से ये जो है उग्रवादी चरण स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आप सन को याद रखिएगा 1905 में। इनकी जो सबसे पहली घटना जो मतलब वहाँ पे होती है, ये होता क्यों है, बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। बंगाल का विभाजन कब होता है, 1905 में। और डेट अगर एग्जैक्टली बताएं तो 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन, जो उस टाइम का तत्कालिक वायसराय था, इसने बंगाल का विभाजन किया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 के बाद कुछ परिणाम आए, जैसे इसमें स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है और बहिष्कार आंदोलन शुरू होता है। तो स्वदेशी आंदोलन होता है, इसमें आप स्वदेश में बनी हुई चीज़ों का उपयोग करेंगे और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा कपड़ों का बहिष्कार किया गया था और जगह जगह पर कपड़े चलाए गए थे। और इस दिवस को शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास में शोक दिवस किस दिन मनाया गया था, तो आप कह सकते हो कि 16 अक्टूबर 1905 को पहली बार ये मनाया गया था। और इस दिन को रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया था। ये मनाया किसने था, अगर ये पूछा जाए तो आप बता देना, रविंद्रनाथ टैगोर। किसने मनाया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको मनाया था, ठीक है। आप याद कर लो इसको। और मुस्लिम लीग की क्या होती है, स्थापना हो जाती है 1906 में, ठीक है। 1906 में, 1905 में बंगाल विभाजन होता है और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना करते कौन है, ये आगा खां करते हैं। और ढाका के जो नवाब होते हैं समीमुल्लाह करते हैं ढाका में। और ढाका वर्तमान में कहाँ है, बांग्लादेश में। ढाका वर्तमान में अगर पूछा जाए आपसे कहाँ है, तो बांग्लादेश में ढाका है, ठीक है। और मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले 2 लोगों का नाम आगा खां और समीमुल्लाह। और समीमुल्लाह उस समय ढाका के नवाब थे। और 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हो जाता है, ठीक है। कांग्रेस का जो सूरत में विभाजन होता है वो 1907 में होता है और इसमें रास बिहारी घोष की अध्यक्षता होती है, ठीक है। देखो 2 हैं, एक राम बिहारी हैं और एक रास बिहारी, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज्ड। यहाँ पे रास बिहारी घोष है, आप गलत कर सकते हो, आप यहाँ राम बिहारी बोस को भी मार्क करके आ सकते हो पेपर में, लेकिन आप ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे रास बिहारी बोस को आपको मार्क करना है, ठीक है। आगे बढ़। और 1907 में सूरत में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ, यहाँ पर कांग्रेस 2 भागों में बट गया, एक गरम दल और एक नरम दल, ठीक है। तो नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। और उसके बाद होम रूल लीग है, इस समझौता में ये दोनों क्या है, एक दूसरे से बाल गंगाधर तिलक। और इसमें क्या है कि 1916 में ये होता है होम रूल लीग जो होता है, बाल गंगाधर तिलक 1916 में इसकी शुरुआत करी थी। और इनका जो पहला नारा आया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप याद रखना, ये जो नारा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। पुणे और महाराष्ट्र के क्षेत्र में इन्होंने दिया था इनका ये जो नारा है, तो आप याद रखना। और होम रूल लीग जो है वो 1916 में आया था, ठीक है। और होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी, तो एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास अडयार में की थी, ठीक है। और ये अखिल भारतीय होम रूल लीग की शुरुआत की थी इन्होंने, एनी बेसेंट ने। हम डेट वाइज जा रहे हैं क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डाटा है हम वही कवर कर रहे हैं, और जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हम आगे कवर कर लेंगे। आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना, एक एक डेट याद रखना आप, ठीक है। और इससे रिलेटेड MCQ भी जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और मॉक टेस्ट है, वो अवेलेबल हो जाएंगे आपको आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है।
तो जो लखनऊ समझौता जो होता है, लखनऊ समझौता 1916 में होता है, ठीक है? और लखनऊ समझौता के टाइम में जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लखनऊ समझौता जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये गरम दल और नरम दल को पुनः एक मतलब एकीकरण करते हैं, और ये क्या करते हैं, इन दोनों के साथ मुस्लिम लीग की भी स्थापना करते हैं। अच्छा, ये मुस्लिम लीग होता क्यों है? मैं आपको बता दूं, 1909 में एक लॉ आता है, ठीक है, मार्ले मिंटो लॉ। तो मार्ले मिंटो लॉ की वजह से ये क्या होते हैं, इन्होंने मुस्लिम लीग्स को अलग से एक व्यवस्था दे दी होती है, और वो व्यवस्था क्या होती है कि वो कहते हैं कि मतलब आपके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र होगा, ठीक है? इसके बारे में अभी हम चर्चा कर लेंगे आगे चल के। तो फिलहाल जो लखनऊ समझौता होता है वो अंबिका चरण मजूमदार हैं, क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं, और इसका जो उद्देश्य या विशेषता आप कह लो, ये क्या होता है, नरम दल और गरम दल का पुनः एकीकरण करना होता है, और मुस्लिम लीग के बीच इनका क्या होता है कि समझौता हो जाए इन लोगों के बीच। हालांकि ये मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, आप कमेंट करके मुझे पहले बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब हम 1885 से जो भी इम्पोर्टेंट है एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, ए यू हिम के द्वारा हुई, और प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। और बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में होता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है, ढाका में आगा खां करते हैं और समीमुल्लाह के द्वारा होता है। सूरत अधिवेशन जो होता है, विभाजन जो होता है 1907 में होता है। कांग्रेस 2 पार्टीज में बढ़ जाती है। इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष होते हैं, ठीक है, राम बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष, याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ता है, देखो फिर यहाँ पे मैंने बताया ना अभी, मार्लियामेंटो सुधार जो होता है 1909 में होता है, और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर दिया जाता है, और इसका उद्देश्य होता है फूट डालो और राज करो। क्योंकि अगर वो ये फूट नहीं डालते तो वो राज नहीं कर पाते। तो मुस्लिम और हिंदू को अलग करने के लिए अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का, और इनको जैसे मान लो इनकी जनसंख्या 72% है किसी एरिया में, 1 मिनट के लिए, तो इनको 90% सीटों के लिए उन्होंने रिजर्वेशन दे रखा था, या फिर इनका पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे रखा था। और उसके बाद फिर गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 ईस्वी में। लाला हरदयाल इसकी स्थापना करते हैं, और कहाँ पे करते हैं ये, लाला हरदयाल जो है वो इसकी स्थापना करते हैं सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। और फिर गांधी जी का जो आगमन होता है 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं, और उसी डेट को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में अभी भी मनाया जाता है, ठीक है। फिर आपकी बात आती है होम रूल लीग की स्थापना। तो जो होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916 ईस्वी में होती है, तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होती है। और इसके बाद लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट जो होता है 1916 में, नरम दल चूँकि दोनों कांग्रेस के होते हैं, और कांग्रेस लीग में समझौता के लिए होता है ये चीज़, ठीक है। तो ये डेट आप याद रखना, ईयर याद रखना है, स्पेशली डेट का तो कुछ खास नहीं है, ईयर याद रखना आप। अब हम बात कर लेते हैं मार्लियामेंटो सुधार के बारे में। तो जो मार्लियामेंटो सुधार 1909 में होता है, और इसमें मैंने आपको पहले बताया मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, और इसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मतलब जो था उसे लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। इन्होंने एकदम फिक्स कर दिया कि मुस्लिम्स के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र होंगे और एक्स्ट्रा निर्वाचन क्षेत्र होंगे, इसलिए इसको लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लॉर्ड मिंटो मार्क करके आएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली दरबार के बारे में। 1911 में क्या होता है, जो बंगाल विभाजन 1905 में होता है उसको 1911 में रद्द कर दिया जाता है, और उसको रद्द करके भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। एक क्वेश्चन ये भी बार बार रिपीट होता है कि भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 1911। और 1912 में क्या होती है, स्थानांतरित हो जाती है पूरी तरीके से। 11 में आदेश होता है और 12 में स्थानांतरित हो जाते हैं। फिर शुरू होता है गांधी जी का शुरुआती सत्याग्रह। तो गांधी जी के शुरुआती सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहला सत्याग्रह होता है वो होता है आपका गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो होता है वो चंपारण सत्याग्रह होता है, जो 1917 में होता है। ये 3 गठिया मतलब 3/20। इसमें ऐसा रूल होता है कि आपको 3 भाग में हर हाल में नील की खेती करनी ही करनी है। और ये विरोध क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पैदावार कुछ होती नहीं है, और जो किसान है उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इसमें राम कुमार शुक्ल जी होते हैं, ये जो बुलाते हैं, राजकुमार शुक्ल, ये बुलाते हैं गांधी जी को कि आके चंपारण में आपको सत्याग्रह करना है। तो ये गांधी का पहला सत्याग्रह होता है, और फिर यहाँ पे इनकी मांगें पूरी कर दी जाती है, और किसानों को इस जो नील वाली व्यवस्था थी इससे इनको
छुट्टी मिल जाती है, ठीक है। तो ये तिनकठिया यहाँ से ख़त्म होता है। ये गांधी जी का पहला जो चंपारण सत्याग्रह होता है। और उसके बाद फिर दूसरा जो नंबर आता है वो आता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ, इसके पीछे की हिस्ट्री बताता हूँ। अब आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप समझो। यहाँ पे पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भारतीय मजदूर थे इनसे एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है। भारतीय सैनिक या मजदूर जो भी थे इनसे काम करवाया जाता और इनको इसके एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते थे। तो 1918 में जब विश्व युद्ध खत्म होता है अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के बाद, फिर विश्व युद्ध जब खत्म होता है ये वापस आते तो इनकी जो सैलरी होती है, जो इनको पैसे दिए जाते हैं मजदूरों को, वो कम कर दिया जाता है। तो हालांकि इन्होंने काम वही करना था, पैसे कम हो रहे थे, तो इसके विरोध में इन्होंने क्या किया कि मजदूरों ने क्या है आंदोलन कर दिया कि हम हमारी सैलरी कम नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एम के गांधी ने इनका सपोर्ट किया और पहली बार उन्होंने भूख हड़ताल रखा था 1918 में, और यहाँ पर भी इनकी जीत हो जाती है, ठीक है। और इनको मजदूर के जो संगठन है उनकी बात जो है उनके मालिकों को माननी पड़ती है, मिल मालिकों को। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो है वो किसानों के लिए होता है, असहयोग आंदोलन होता है इसमें, और ये भी किसानों से रिलेटेड है। इसमें एक्स्ट्रा कर दिया जाता है। खेड़ा का क्या है कि मतलब इसमें एक्स्ट्रा कर लिया जाता है, कर बहुत ज़्यादा लिया जाता है किसानों से, ज़बरदस्ती आपको कर देना ही देना है, आपकी पैदावार हो ना हो लेकिन आपको कर देना है। तो उसी कर से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पे गांधी ने पहला असहयोग आंदोलन किया था, एम के गांधी ने। और ये खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में होता है, आप ये याद रखिएगा। आई होप कि आपको चीज़ें याद हो रही होंगी। साथ ही साथ अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मिस हो रहा था हमसे, वो इल्बर्ट बिल विवाद था। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो होता है इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। ये इल्बर्ट बिल विवाद जो होता है वो कांग्रेस की स्थापना से पहले होता है, और जिसमें भारतीयों की चेतना को बढ़ाया था। ये एक ऐसा बिल था जिसने भारतीयों को ऐसा दुखी कर दिया था भाई कि मतलब ये चीज़ आपके साथ गलत होगी। तो यहाँ से लोगों को लगा कि नहीं भाई, हमारा अपना कुछ होना चाहिए भारत का, जहाँ पे हम जाके ये कह सकें कि हमारे साथ ये चीज़ें गलत हो रही हैं और हमको इन चीज़ों पे बदलाव चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहली भारतीय चेतना का काम इसी ने किया था, इल्बर्ट बिल विवाद ने। ये 1883 में हुआ था, और उस समय जो था वो लॉर्ड रिपन था, ठीक है। और अगर कांग्रेस की बात करें आईएनसी के टाइम पे, तो अभी मैंने ऊपर बताया कि उस टाइम पे डफरिन वायसराय था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर देख लो। पहले जो 4 अध्यक्ष होते हैं इनके नाम देख लो। तो पहला का जो होता है वो पहला 1885 में बम्बई में होता है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कोलकाता में दादा भाई नौरोजी 1886। और 1887 में मद्रास में जो होता है इसमें बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं, जो कि पहले मुस्लिम हैं। कभी-कभी ये भी पूछा जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले मुस्लिम अध्यक्ष कब बने, तो वो बने थे 1887 में। कहाँ बने? मद्रास में। नाम क्या था? बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 में जो है 1888 में इलाहाबाद, ये जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेजी। तो मतलब ये 2 क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं, जैसे कि पहली बार कोई अंग्रेज अध्यक्ष कब बना था। तो अंग्रेज अध्यक्ष जो बना था वो 1888 में बना था। उसका नाम क्या था? जॉर्ज यूल नाम था। और कहाँ पे बना था वो? प्रयागराज वर्तमान में, लेकिन तत्कालिक इलाहाबाद में बना था, ठीक है। अब कुछ पत्रिकाएं जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थी, हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फेमस पत्रिकाओं की बात करें तो इसमें जैसे तिलक, बाल गंगाधर तिलक है, उनकी केसरी जो मराठा में थी। और मराठा नामक एक पत्रिका थी जो कि अंग्रेजी में लिखते थे, ठीक है। और एनी बेसेंट की जो थी वो न्यू इंडिया और कॉमनवेल। एनी बेसेंट की उस टाइम पे 2 पत्रिकाएं चलती थी, एक का नाम था न्यू इंडिया, दूसरी का नाम था कॉमनवेल। और तिलक की जो पत्रिकाएं थी केसरी, वो मराठी लैंग्वेज में थी, और जो मराठा आती थी वो अंग्रेजी लैंग्वेज में थी, वो थी तिलक की, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और एम के गांधी की एक किताब है, एम के गांधी की एक किताब हिंद स्वराज, जो 1909 में इन्होंने लिखी थी पुस्तक। ये भी काफ़ी पॉपुलर है उस बीच में। इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिंद स्वराज किसकी रचना है? तो एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। और उसी से रिलेटेड एक और घटना है, इसका नाम है कामागाटा मारू घटना। ये 1914 में होती है, और ये क्या होता है, कनाडाई पासपोर्ट नीति से जुड़ा एक जापानी जहाज़ का विवाद था, जिसका संबंध जो था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों थे, जिसमें से एक नाम मिलता है आपको बाबा गुरुदत्त सिंह, इनसे था, ठीक है। तो बाबा गुरुदत्त सिंह का अगर पूछा जाए आपसे कि बाबा गुरुदत्त सिंह का संबंध किससे था, तो ये था इनका कामागाटा मारू घटना से था। और ये घटना कब होती है? 1914 ईस्वी में होती है। विवाद क्या थे? जापानी जहाज को लेकर ये विवाद था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एक और बढ़िया सा टॉपिक है रेशमी रुमाल षड्यंत्र। अक्सर ये क्वेश्चन इससे आ जाता है लेकिन हम इसको मिस कर देते हैं। तो ये होता क्या है, देवबंद आंदोलन के नेता जो थे, देवबंद आंदोलन के नेता थे मौलाना महमूद हसन और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ तैयार की गई एक गुप्त योजना थी, उसको रेशमी रुमाल षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था? 1913 से लेकर 1915 के बीच में ये चला था। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि देवबंद आंदोलन कब शुरू हुआ था। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब आप अगर यहाँ तक आ गए तो थोड़ी सी वीडियो और बची, अब इसको एंड तक ज़रूर देखें। अब हम कुछ घटनाएं देख लेते हैं, जो घटनाएं इंपॉर्टेंट है और इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। जैसे सबसे पहले गणपति उत्सव कब मनाया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले गणपति उत्सव जो मनाया गया था वो 1893 में गणपति उत्सव मनाया गया था महाराष्ट्र में, और 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाया गया था सबसे पहले। और ये किसने मनाया था? बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले राष्ट्रवाद फैलाने के लिए गणपति उत्सव जो 1893 में मनाया और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करी, ठीक है। एक और घटना है वो चापेकर बंधु और रैंड हत्याकांड जो होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दामोदर और बालकृष्ण चापेकर बंधु दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया था? पुणे के अत्याचारी प्लेग जो कमिश्नर रैंड था उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। और ये कब किया था इन्होंने? 1897 ईस्वी में दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने मिलकर इस कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी थी 1897 में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और इसे भारत की पहली राजनीतिक हत्या मानी जाती है। पहली राजनीतिक हत्या जो इसे ही मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं मित्र मेला और अभिनव भारत के बारे में। तो जो मित्र मेला है और अभिनव भारत, विनायक दामोदर सावरकर या बीडी सावरकर जिस के नाम से उन्हें जाना जाता है, और उनके भाई गणेश सावरकर थे। 1899 उन्होंने मित्र मेला की स्थापना करी थी। तो जो मित्र मेला की स्थापना होती है 1899 में होती है, और किसके द्वारा होती है? विनायक दामोदर और बीडी सावरकर के द्वारा ये जो होती है स्थापना होती है, मित्र मेला की स्थापना होती है। फिर हम बात करते हैं अभिनव भारत के बारे में। तो 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की जाती है और ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन है। गुप्त क्रांतिकारी संगठन जो है वो 1904 में बनता है और ये अभिनव भारत के नाम से जाना जाता है। उसके ठीक बाद आपके आता है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है 1902 ईस्वी में, जो ये पहला क्रांतिकारी संगठन होता है, ठीक है। पहला क्रांतिकारी संगठन होता है जिसकी स्थापना की जाती है प्रथमनाथ मित्रा के द्वारा की जाती है, और सतीश चंद्र बोस, दो लोगों ने मिलकर अनुशीलन समिति 1904 की स्थापना करी, जिसमें प्रमथनाथ मित्रा और सतीश चंद्र बोस ने की थी। अब उसके बाद इंडियन हाउस की स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इंडियन हाउस और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना जो है वो श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका की शुरुआत करी थी इन्होंने, ठीक है, लंदन में। इन्होंने लंदन से शुरू करी थी। इन दोनों पत्रिकाओं का क्या है, इन्होंने शुरुआत करी थी, और इन पत्रिकाओं का क्या नाम था? इंडिया हाउस और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। और ये कब शुरू होती है? 1905 में। शुरू कौन करता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी शुरुआत की थी। अब मुजफ्फरपुर बम कांड को भी नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। और खुदीराम बोस एक ऐसे इंसान थे जिनको सबसे कम एज में पहली फांसी दी गई थी। 1908 में ये होता है, और ये घटना जो होती है 1908 ईस्वी में होती है। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में होती है। इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। और फिर आती है करजन वायली की हत्या। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 1909 में मतलब किसकी हत्या की गई। तो करजन वायली की हत्या की जाती है, और हत्या करने वाले होते हैं मदन लाल ढींगरा, और इन्होंने इंडिया हाउस के सदस्य रहते हुए करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है। फिर एक मिसिंग पॉइंट था जो मैंने ऐड कर दिया, शारदा सदन के बारे में। तो शारदा सदन जो है 1889 में पंडिता रमाबाई ने मुंबई में विधवाओं और बेसहारा महिलाओं की शिक्षा के लिए स्थापना की थी। तो एक क्वेश्चन इससे ये हो सकता है कि पंडिता रमाबाई ने बम्बई में विधवाओं और बेसहारा महिलाओं की सहायता के लिए, शिक्षा के लिए कौन से संगठन की या फिर कौन से सदन की स्थापना करी? तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शारदा सदन, जो कि 1889 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसी से रिलेटेड और कुछ टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि उदारवादी चरण के नेता थे,
और इसमें इन्होंने स्थापना की, ये एम.के. गांधी के राजनीतिक गुरु थे और पुणे में इसकी स्थापना की गई। तो सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा होती है और ये पुणे में की जाती है 1905 ईस्वी में। और अहमदाबाद सम्मेलन जो होता है 1902 ईस्वी में होता है। तो अहमदाबाद सम्मेलन जो 1902 ईस्वी में होता है, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने घोषणा की थी कि अब कांग्रेस सिर्फ मांगों की संस्था नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण का मंच है। ये लाइन याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन में सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा कि ये किसने कहा था और कब कहा था कि कांग्रेस अब सिर्फ मांगों की संस्था नहीं है। तो ये लाइन आप हूबहू याद कर लेना कि कांग्रेस अब सिर्फ मांगों की संस्था नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण का मंच है, ये कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और उसके बाद करजन को कुख्यात बयान जो 1900 ईस्वी में आया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं इसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता करूं, ये करजन ने कहा था। और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा इस पर स्टेटमेंट पे बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया था। फिलहाल ये आप याद रखना कि ये करजन ने 1900 ईस्वी में बयान दिया था। देखो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अगर हम बात करें तो ये इंडियन सिविल सर्विसेज जो उस टाइम पे चलती थी आईसीएस में 1874 में ये परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो आईसीएस की परीक्षा सबसे पहले किसने पास करी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पास करी और 1874 ईस्वी में पास करी। ठीक है, और अंग्रेजों ने छोटे से बहाने पर नौकरी से इन्होंने हटा दिया गया था और इसकी वजह से इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाई थी। और बाल गंगाधर तिलक की बात अगर हम करें तो इनको वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी किताब जो है, ठीक है, एक किताब है जिसका नाम है वैलेंटाइन सेरोल, और इसमें जो भारत के बाल गंगाधर तिलक हैं इनको भारतीय शांति का जनक कहा गया था। फिलहाल अब हम शुरू करते हैं। यहाँ का जो टॉपिक है इसका, ये स्वदेशी आंदोलन है और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन, इनके जो इसके बाद जो भी घटनाएं होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो स्वदेशी आंदोलन चला था वो चला था 1905 से लेकर 1911 तक, और उसका जो कारण था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दी थी, बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी, जिसमें बंगाल का एक साइड जो था ढाका वाला साइड उसको अलग कर दिया था, ढाका को अलग कर दिया था, और दूसरा जो किया था ये पश्चिम बंगाल और कोलकाता का साइड से दो पार्ट्स में बांट दिया था। इधर ढाका पश्चिम और बांग्लादेश वाला एरिया, इधर हो गया पश्चिम बंगाल वाला एरिया जिसमें कोलकाता था। तो इसके बाद क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है और स्वदेशी आंदोलन का जो मुख्य विषय होता है इसमें कि हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे और बाहरी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद क्या होता है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो होती है वो शुरुआत होती है सबसे पहले टाउन हॉल, बंगाली घोषणा जो होती है वो 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में इसकी शुरुआत होती है। और उसके बाद प्रतीक क्या होता है, विदेशी, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसमें विदेशी वस्तुओं, कपड़े, चीनी का बहिष्कार करना होता है, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना होता है। और सेम टाइम पे आमार सोनार बांग्ला गीत जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है अभी भी। ठीक है, तो आमार सोनार बांग्ला है ये, और ये जो है गीत ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और इसके जो प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेताओं में बाल गंगाधर तिलक जो मुंबई से और पुणे से थे, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जी पंजाब और दिल्ली से थे। तो ये इस टाइम के प्रमुख नेता थे स्वदेशी आंदोलन के। इसके स्वदेशी आंदोलन जो था इसके प्रमुख नेता यही थे। आगे बढ़ते हैं। और दिल्ली से एक और नेता थे, उनका नाम था सैयद हैदर रजा जो दिल्ली से, और चिदम्बरम पिल्लई जो मद्रास तूतीकोरिन से थे। ठीक है, मद्रास का वर्तमान नाम आप कमेंट करके बताओ, मद्रास था उस टाइम पर। और फिर अब दूसरा मतलब टॉपिक यहाँ पे शुरू होता है, एम.के. गांधी का भारत में प्रवेश और शुरुआती आंदोलन। तो एम.के. गांधी मीन्स मोहनदास करमचंद गांधी जो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं और उसी दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। और इनकी जो राजनीतिक गुरु, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं थे, और गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे कि ये उदारवादी नेताओं में से थे, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में से एक थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और गांधी जी ने 3 प्रमुख सत्याग्रह किए, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसका मेंशन मैंने पहले वीडियो में भी किया था, यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ। इसमें चंपारण सत्याग्रह जो था 1917 में हुआ था, ये 3 गठिया प्रणाली 3/20 भाग पर नील की खेती करनी थी, और राजकुमार शुक्ला ने इनको आमंत्रण दिया था कि आप आइए और यहाँ पे हमारे सत्याग्रह में भाग लीजिए। तो ये पहला सत्याग्रह है। सत्य के आग्रह का मतलब होता है बिना किसी हिंसा के आप अपनी मांगों को रखते हैं और सरकार को मजबूर करते हैं, या जो भी आपके उस टाइम पे शासन करता है। फिर अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन हुआ, इसके पीछे की जो घटना है वो होती है प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध के बाहर जो 35% बोनस इन्होंने दिलाया था
गांधी ने तो इसके बारे में चर्चा थी। ये 1918 में ये घटना होती है। उसके बाद फिर आता है खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह जो होता है वो 1918 के गुजरात में होता है। 1918 के गुजरात में होता है। पहला वास्तविक असहयोग सत्याग्रह होता है। फसल खराब होने पर भी कर देना पड़ रहा था यहाँ पे, जबरदस्ती, मतलब आपको कर देना ही देना है। तो इस वजह से ये घटना हुई थी वहाँ पर। अब बात हो रही है सरदार पटेल की और गुजरात की बात हो रही है, तो एक पॉइंट और ऐड कर लेना। 1928 में 1928 में एक घटना और होती है, सत्याग्रह होती है। उस सत्याग्रह का जो नाम होता है वो नाम होता है बारडोली सत्याग्रह। और बारडोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मतलब इनको सबसे पहले सरदार का जो मिला नाम, वहीं पे टाइटल मिला 1928 में, वहाँ की महिलाओं ने दिया। और उसमें क्या था, 22% टैक्स जो था वो एक्स्ट्रा लिया जा रहा था और उस टैक्स को उन्होंने कम करवाया था। तो जो बारडोली अगर सत्याग्रह की बात आती है तो 1928 में होता है ये, वो भी गुजरात के बारडोली में ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 1919 में आता है रॉलेट एक्ट। 1919 में फिर आता है आपका रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट 1919 में आता है। इसके विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है जो 13 अप्रैल 1919 में होता है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है वो शुरू होता है 1930 में, और जिसमें एम के गांधी और लॉर्ड इरविन के समक्ष 11, मतलब इन दोनों के बीच में होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में 11 सूत्री मांगे रखी है एम के गांधी ने इरविन से कि मुझे क्या चाहिए। जैसे गांधी इरविन समझौता भी आपने देखा होगा, बहुत मशहूर था। तो इसमें 11 मांगे रखी जाती हैं और जिसको ना मानने की वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद दांडी मार्च जो होता है, नमक सत्याग्रह जो होता है, वो 12 मार्च 1930, 12 जो दांडी मार्च नमक सत्याग्रह है वो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक कुल 24 दिनों तक चलती है। और इसका जो स्थान होता है वो साबरमती होता है। साबरमती से दांडी गुजरात तक के चलते हैं और लगभग 240 मील 385 किलोमीटर 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ यात्रा की थी गांधी ने। और इसमें क्या है कि 6 अप्रैल 1930 6 अप्रैल 1930 का नमक, मतलब इन्होंने अपने मुट्ठी में नमक उठाकर इस कानून को तोड़ा था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 में इन्होंने दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर और इस आंदोलन को क्या किया था, पूरा किया था और इस कानून को तोड़ा था। और फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता जो होता है, वो गांधी इरविन समझौते को हम दिल्ली के समझौता नाम से भी जानते हैं। और ये 1931 को होता है, 5 मार्च 1931 में होता है। और इसके बाद ये जो आंदोलन इनका चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये यहाँ पे रुक जाता है। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जाते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ वो कौन सा इंसान था जो 1930, 1931, 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है। आप कमेंट करके बताओ। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है इसमें सरोजनी नायडू बहुत सक्रिय भूमिका निभाती हैं। धरासड़ा, मतलब इनका जो स्थान होता है धरासड़ा कारखाने पर अहिंसक विरोध का नेतृत्व किया इन्होंने। और इनका जो गवाह बेब मिलर नामक अमेरिकी पत्रकार जो है इनका गवाह होता है। और उसके बाद फिर खान अब्दुल गफ्फार खान जो होते हैं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जो है खुदई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन की स्थापना करते हैं और इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आते हैं सी राजगोपालाचारी जो तमिलनाडु के तिरुचेगौड़े से वेदारण्यम तक नमक यात्रा निकालते हैं। फिर उसके बाद के कलप्पन आते हैं, आपके के कलप्पन आते हैं केरल में कालीकट से पय्यानूर तक नमक सत्याग्रह का ये जो है ये नेतृत्व करते हैं। तो ऐसे अलग जगह से अलग अलग नेताओं ने इसका नेतृत्व किया। और अगर आपसे पूछा जाए कि केरल का गांधी किसे कहा जाता है तो के कलप्पन को केरल का गांधी कहा जाता है। और उसके बाद रानी गाइडिनल्यू, ठीक है, ये रानी गाइडिनल्यू ने नागालैंड मणिपुर क्षेत्र में जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, और नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी। तो अगर आपसे पूछा जाए जिया तरंग आंदोलन कहाँ पर हुआ था तो ये नागालैंड और मणिपुर में हुआ था। और कब हुआ था, वही सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर हुआ था। ठीक है, नमक आंदोलन के टाइम पर हुआ था और इनको रानी की उपाधि नेहरू जी ने दी थी। और फिर आते हैं आपका पेट स्पेसिफिक वन लाइनर की अगर हम बात करें तो देखो गांधी जी पहली बार जो जेल भेजा गया था भारत में वो 1922 में भेजा गया था और इनको 6 साल की सज़ा मिली थी असहयोग आंदोलन के तहत। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो गांधी और कांग्रेस के ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये किस जहाज़ से गए थे, तो ये बता देना भाई SS राजपूताना जहाज़ से ये गए थे। 1931 की बात है ये। अगला जो है टॉपिक, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो इसमें 2 लोगों ने भाग लिया था, एक BR अम्बेडकर थे और तेज बहादुर सप्रू ने। इन 2 लोगों ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। जैसे अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लेने वाले एक नेता तो BR अम्बेडकर थे, लेकिन दूसरा नेता कौन था, तो दूसरा नेता की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएंगे तेज
बहादुर सप्रू की बात करेंगे हम, क्योंकि वही दूसरे नेता जिन्होंने इसमें भाग लिया था। फिर बात करते हैं पूना पैक्ट के बारे में। तो अगर पूना पैक्ट की बात करें तो 24 सितंबर 1932 में इसमें एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, यरवदा जेल जो है वो पुणे में है, इनमें और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर ऐतिहासिक समझौता हुआ था कि इतना निर्वाचन मंडल आपको दलित वर्गों के लिए देना पड़ेगा। सेम 1909 वाली कहानी, जो 1909 में मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र था, सेम चीज़। ठीक है। तो पूना पैक्ट या पूना समझौता ये मशहूर है 24 सितंबर 1932। मशहूर किस लिए है? क्योंकि ये हुआ था दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन के लिए। ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और उसके तत्पश्चात आपका जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट, जैसे देखो इसमें बंग भंग विरोधी आंदोलन जो हुआ था, ये हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1905 को, जिसके बारे में मैंने पहले मेंशन किया था कि इसको रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था या फिर शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बंगाल बंग भंग, ठीक है। और स्वदेशी संस्थाएं उसी टाइम पे क्या किया था, 1905 टाइम प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स की स्थापना की। बंगाल केमिकल्स की स्थापना की और इसी आंदोलन के दौरान इन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे काम किए थे कि स्वदेशी चीज़ों की जो है वो यूज़ या फिर उपयोग ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। और बारीक फैक्ट की अगर हम बात करें सविनय अवज्ञा के आंदोलन में, जो कि शुरू हुआ था 1930 में, तो गढ़वाल राइफल्स की घटना जिसमें बात कर लो आप, इसमें क्या हुआ था कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने, इसमें क्या होता है, ये निहत्थे प्रदर्शन जो कार्य होते हैं खुदाई खिदमतगारों पर गोलियां चलवाई थी। ठीक है, इसमें गोलियां चल गया था, तो इसी को गढ़वाल राइफल्स की घटना हुई थी ऐसे यहाँ पे। और सेम टाइम पर आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक अभियान चलाया गया था, नो टैक्स, मतलब हम कर नहीं देंगे। मतलब इसमें असम में कनिंघम सेकुलर के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया था। ठीक है। और जो गुंटूर में हुआ था, तो गुंटूर में हुआ था नो टैक्स अभियान चला था, और असम में कनिंघम सेकुलर सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया था। तो ये उसी टाइम पे चल रहा था, सबने अवज्ञा आंदोलन के टाइम की ये सारी चीज़ें हैं। एक पत्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि वेब मिलर मतलब वो कौन सा पत्रकार था जिसने दर्शना नमक कारखाने पर पुलिस की बर्बरता का हाल दुनिया को बताया था। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है दर्शना सत्याग्रह के बारे में, और ये उसी 1930 में हो रहा था। तो इसकी बात अगर हम करें तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे किसने दिखाया था, वेब मिलर ने दिखाया था। वेब मिलर ने दिखाया था कि जो है कि दर्शना नमक कारखाने पर पुलिस की बर्बरता का आंखों देखा हाल उसने दुनिया को बताया हुआ था। वो उस टाइम की बात है। अब उस टाइम पे गांधी ने 2 पत्रिकाएं लिखी, एक यंग इंडिया नवजीवन, और जो नवजीवन लिखा गुजराती में, और हरिजन 1935 में इनकी पत्रिका आती है। 3 पत्रिका आती है, यंग इंडिया, नवजीवन जो गुजराती में लिखते हैं, और हरिजन जो है 1933 में आती है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने मार्च ऑन आवर बांग्ला लिखा था, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना था। और उसके बाद वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जो मुख्य शीर्षक बना, मतलब शीर्षक गीत बना था स्वदेशी आंदोलन का। और कर मत दो, ये नारा जो था खेड़ा सत्याग्रह के टाइम पे नो टैक्स, ये दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। अब इसे याद कर लें, मिस नहीं करना है। और मैंने आपको बताया कि इन 2 नारों का इस्तेमाल हुआ था बारडोली में। तो बारडोली के बारे में मैंने आपको बताया कि ये भी कर के लिया था, 22% एक्स्ट्रा कर लिया जा रहा था, इसके लिए था। और इसके जो नेता थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। 1928 में पहली बार इनको सरदार की उपाधि मिलती है। कौन सी उपाधि मिलती है, सरदार की उपाधि इनको मिलती है पहली बार। और दांडी मार्च की अगर हम बात करें तो दांडी मार्च की तिथियां बार-बार पूछी जाती हैं दांडी मार्च की, तो इसके बारे में बता दें आपको। ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था, 24 दिन, 78 अनुयायी, लगभग 340 किलोमीटर। ठीक है, ये इतना चला था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, हम रिपीट कर लेते हैं, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। रिपीट कर लो एक बार। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रथम सत्याग्रह जो था वो चंपारण था। भूख हड़ताल जो प्रथम था वो था अहमदाबाद का भूख हड़ताल, किसान मिल वाला, 1918 का। ठीक है। इसके बाद आपका क्षेत्रीय नेता ने क्या किया था, क्षेत्रीय नेता के बारे में अगर हम रिपीट करें तो धरसड़ा गुजरात में सरोजनी नायडू थी। और उत्तर पश्चिम पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, वो गढ़वाल राइफल्स थे। और उसके बाद तमिलनाडु में सी राम राजगोपालाचारी थे, इसको वेदारण्य में यात्रा के बारे में बात की थी इन्होंने। और उसके बाद केरल के जो थे वो के कल्पक्कम या पय्यानूर यात्रा, या इनको केरल के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और फिर रिपीट कर लो एक बार, मणिपुर नागालैंड में रानी गाइडिनल्यू थी, और जिनको जिया तरंग आंदोलन में जाना जाता है, इनको नेहरू ने रानी की उपाधि, इनको किसने दी, रानी की उपाधि इनको नेहरू ने दी थी। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे जो क्रांतिकारी आंदोलन थे और उग्र राष्ट्रवाद, जो इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो चुका है, और सबसे ज़्यादा खतरनाक या उग्र चीज़ें जो हुई थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। हाँ, जिससे ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इसको 2 चरणों में विभाजित किया गया था, एक तो 1905 से 1918 का, और दूसरा 1920 से 1934। ठीक है।
ये उग्र चरण था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका उदय क्यों होता है। तो उदय होता है वही 1905 में होता है। क्यों होता है? वही बंगाल विभाजन के बाद। और इसको 3 नेता लाल पाल बाल व घोष होते हैं। इसमें लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, बिपिन चंद्र पाल बंगाल और अरविंद घोष। अगर हम बात करें कि भारत में जो राष्ट्र उग्रवाद हुआ था, मतलब इसके कारण क्या थे? तत्कालिक कारण की अगर बात करें तो बंगाल विभाजन था और उदारवादियों की याचना नीति से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि हम एक बार लेटर लिख रहे हैं, कोई पत्र लिख रहे हैं, फिर वो उसको सुन नहीं रहे हैं, फिर हम उसमें स्मृति पत्र लिख रहे हैं, तो ऐसे हमारा क्या है ना, बहुत ज़्यादा अपमान हो रहा है, तो ये इनको बर्दाश्त नहीं था। और तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। उससे पहले 1896-97 का अकाल और प्लेग था। लॉर्ड कर्जन की जो नीतियाँ थीं, उसमें से एक बंगाल विभाजन भी था, वो भी लोगों को पसंद नहीं आया। इस वजह से उग्र राष्ट्रवाद का जन्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिपीट कर लो आप कि तिलक ने क्या किया था। एक केसरी लिखा था, जो केसरी समाचार पत्र था वो मराठी भाषा में था और जो मराठा समाचार पत्र था वो अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव, ये दोनों काम जो है तिलक ने किया था। और इनको 2 उपाधि मिली थी। एक लोकमान्य का उपाधि मिली थी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और वैलेंटाइन सिरोल द्वारा भारतीय अशांति का जनक भी इन्हें ही कहा गया था। तो भारतीय अशांति का जो जनक है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। और इसके बाद एक दूसरी उपाधि जो थी उनका लोकमान्य के नाम से था। अब क्रांतिकारी आंदोलन के हम पहले चरण की अगर बात करें तो ये 1897 से लेकर 1918 तक चला था। और इसमें जो महाराष्ट्र क्षेत्र था उसमें जो सबसे ज़्यादा सक्रिय भागीदार थे उसमें से चापेकर बंधु थे 1897 में। और उसमें उस टाइम पे जो प्ले कमिश्नर रैंड था उनकी हत्या कर दी थी। आस्टर्स की भी हत्या कर दी थी और ये भारत में पहली राजनीतिक हत्या थी। और इनका नाम था दामोदर और बालकृष्ण चापेकर। इन्होंने पुणे के प्ले कमिश्नर रैंड और आयस्ट की हत्या कर दी थी, आयरस्ट की हत्या कर दी थी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, मित्र मेला की बात करें तो 1899 में बेडी सावरकर, जो विनायक दास दामोदर सावरकर, इन्होंने मित्र मेला बनाया और 1904 में अभिनव भारत संगठन बन गया था ये। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बंगाल क्षेत्र की बात करते हैं। तो बंगाल क्षेत्र में जो अनुशीलन समिति की स्थापना हो जाती है, इसका नाम क्रांतिकारी संगठन होता है। स्थापना जो है प्रमथनाथ मित्रा और सतीश चंद्र बोस करते हैं। ठीक है, ये करते हैं, अनुशीलन समिति 1902 की स्थापना करते हैं। और उसके बाद युगांतर पत्रिका 1906 में आती है। युगांतर पत्रिका वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है और युगांतर पत्रिका की, और इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोगों तक चीज़ों को पहुंचाने में। फिर उसके बाद होता है मुजफ्फरपुर बम कांड, जो कि 1908 में होता है। इसमें खुदीराम बोसी और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। इसमें खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है और ये पहली फांसी होती है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की। और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी उस टाइम पे, और खुदीराम बोस जो 18 साल के थे, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी बने। फिर उसके बाद होता है अलीपुर षड्यंत्र केस जाता है, जो कि 1908 ईस्वी में आता है। और इस षड्यंत्र केस में क्या होता है कि अरविंद घोष और बरिंद्र घोष पर मुकदमा चलता है, और सीआर दास, जो कि चितरंजन दास, ने अरविंद घोष का बचाव किया था इसमें, इस मुकदमे में, जो कि अलीगढ़ षड्यंत्र केस चला था। और फिर क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करें तो विदेशों में, तो इंडिया हाउस की स्थापना जो हुई थी वो लंदन में हुई थी 1905 ईस्वी में। श्याम कृष्ण वर्मा जी ने इसकी स्थापना की थी। और उसके बाद वहाँ से इन्होंने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका भी निकाली थी वहाँ से। और उसके बाद करजन वायली की हत्या, जो मदन लाल ढींगरा ने लंदन में गोली मारकर उसकी हत्या करी थी 1909 में, और इसके स्टेटमेंट की वजह से इसकी हत्या हुई थी। और उसके बाद 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हो जाती है। इसको सैन फ्रांसिस्को यूएसके में संस्थापक लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना जो अध्यक्ष होते हैं 1913 में गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। और उसके बाद फिर आपकी आती है मैडम भीकाजी कामा। तो मैडम भीकाजी कामा जो 1907 में पहली बार भारतीय ध्वज को फहराया था इन्होंने। ये इन्होंने कब फहराया था? 1907 में पहली बार भारतीय ध्वज को फहराया था। कहाँ पे? जर्मनी में। जर्मनी में स्टटगार्ड में, जर्मनी के स्टटगार्ड में। भारतीय क्रांति की माता इनको ही कहा जाता है। और द्वितीय चरण की अगर हम बात करें तो द्वितीय चरण जो स्टार्ट होता है क्रांतिकारी आंदोलन का 1920 से लेकर 1934 में स्टार्ट होता है। और 1920 के पहले एक 1919 में आता है रॉलेट एक्ट, और इसके विरोध में होता है जलियांवाला हत्याकांड। जनरल डायर के कहने पर निर्दोषों पर गोलियां चलवाई जाती हैं, और सेम टाइम पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर देते हैं। ठीक है, और रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट होता है जिसमें आपको बिना आपकी बात सुने आपको जेल में भर दिया जाएगा। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट वॉज अ ब्लैक एक्ट, ऐसा आप कह सकते हो, जो भारतीयों के हितों की रक्षा बिल्कुल नहीं कर रहा था।
और उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की स्थापना होती है 1924 में। और एचआरए की स्थापना जो होती है 1924 में, ये इसकी स्थापना जो करते हैं सचिन सान्याल करते हैं। कानपुर में सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी, ये 3 लोग मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। और उसके तुरंत बाद काकोरी ट्रेन कार्रवाई होती है। तो जो काकोरी ट्रेन कार्रवाई होती है 9 अगस्त 1925 को होती है। और 8 डाउन ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी जाती है, जो कि गोरखपुर में दी जाती है। और असफाउल्ला खान को फैजाबाद में फांसी दे दी जाती है। और रोशन सिंह को नैनी प्रयागराज में फांसी दी जाती है। और श्री राजेंद्र लाहिड़ी को जो है गोंडा में फांसी दी जाती है। और चंद्रशेखर आज़ाद जो है यहाँ से बच निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1928 में होती है। और इसकी स्थापना फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में होती है। और इसमें भगत सिंह भी शामिल होते हैं, ठीक है। ये घटना होती है। और जैसे सैंडर्स की हत्या जो होती है, वो सैंडर्स की हत्या की जाती है 17 दिसंबर 1928 को। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज होती है, इसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा इनकी जो है बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। और उसके ठीक बाद क्या होता है, सेंट्रल असेंबली बम कांड होता है। तो सेंट्रल असेंबली बम कांड जो होता है 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में खाली बेंचों पर बम फेंका था। नारा था बधिरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, ये इनका नारा था। और इन्होंने क्या किया था कि खाली बेंचों पर बम फेंका था, वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था। और उसके बाद लाहौर षड्यंत्र होता है। लाहौर षड्यंत्र में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। 23 मार्च 1931 को, ये वही टाइम है जब सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा होता है, खत्म हुआ होता है जस्ट। और उसके बाद वो चल रहा होता है, गोलमेज सम्मेलन चल रहा होता है। और 1931 के गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी भाग लेते हैं। उसके बाद जतिन दास जो जेल में हड़ताल करते हैं। और भूख हड़ताल करते करते उसमें 63 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। और ये कैदियों के अधिकारों के लिए ये कर रहे होते हैं कि कैदियों को अधिकार मिलना चाहिए। और चंद्रशेखर आज़ाद की जो है वो शहादत हो जाती है 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज में। ये अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, इस वजह से इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ये शहीद। अब 1930 में बंगाल के बारे में हम बात करते हैं। बंगाल में क्या क्या हुआ था, थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं। जैसे चटगांव शस्त्रागार छापा जो होता है, ये 18 अप्रैल 1930 को होता है। इसमें जो सूर्यदा होते हैं, मास्टर था, सूर्य सेन के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने हथियार लूटे, मतलब इनकी जो संस्था थी उसका नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, की स्थापना की थी इन्होंने। और इन्होंने क्या किए थे, हथियार लूटे थे वहाँ से। और उसके बाद फिर महिला क्रांतिकारी की अगर हम बात करें तो प्रीतिलता वाडेदार जो है, ये पहाड़तली यूरोपीय क्लब पर हमले का नेतृत्व इन्होंने किया था। पहाड़तली यूरोपीय क्लब पर हमले का नेतृत्व किया इन्होंने। और उसके बाद फिर आपका सुनिधि चौधरी व शांति घोष आती हैं, जिन्होंने जिला मजिस्ट्रेट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उसके बाद आती हैं बीना दास। तो बीना दास जो आती है दीक्षांत समारोह में गवर्नर जैक्सन पर गोली चला देती हैं ये बीना दास, ठीक है। अब एक क्विक रिवीजन टेबल जो है हम इसको देख लेते हैं आराम से, आप लोग भूलिएगा मत ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसमें आपके अभिनव भारत जो होता है 1904 में, बीडी सावरकर महाराष्ट्र गुप्त सभा होता है। फिर उसके बाद अनुशीलन समिति 1902, पी मित्रा, प्रमथनाथ मित्रा और वरेंद्र घोष करते हैं, ये बंगाल में इसकी स्थापना करते हैं। फिर गदर पार्टी की स्थापना जो होती है 1913 में होती है, और ये कहाँ पर होती है, सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह करते हैं। फिर एचआरए की स्थापना जो होती है 1924 में होती है, सचिन सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल कानपुर में करते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन। और फिर उसके बाद आता है काकोरी कांड। तो काकोरी कांड जो होता है कि 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल, असफाकुल्ला खान लखनऊ के पास काकोरी में होते हैं, इसमें ट्रेन लूटी जाती है। फिर उसके बाद एचएसआरए की स्थापना जो होती है वो 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, फिरोज शाह कोटला मैदान में करते हैं। असेंबली बम कांड जो होता है, ये होता है 1929 में, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त होते हैं, दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम कांड होता है। और उसके बाद चटगांव छापा जो 1930 में होता है, सूर्यसेन, जो चटगांव वर्तमान में बांग्लादेश में है, ठीक है। और उसके बाद कुछ पुस्तकें उस टाइम की थी, जैसे इसमें बंदी जीवन की बात करें तो ये सचिंद्र सान्याल की पुस्तकें थी, इसको क्रांतिकारियों की बाइबल कही जाती है। और उसके बाद भारत माता समाज जो है, ये अम्बा प्रसाद और अजीत सिंह की रचना होती है, ये पंजाब में है, अजीत सिंह की रचना होती है 1904 में। आनंद मठ जो आता है बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, ये सन्याल विद्रोह पर आधारित होता है, और जो वंदे मातरम है यहीं से लिया गया है, ठीक है। और उस टाइम के जो प्रमुख नारे थे, इंकलाब जिंदाबाद, वो हजरत मोहानी द्वारा लिखा गया था और भगत सिंह के द्वारा इसको प्रसिद्ध किया गया था। अगर लिखने की बात करें तो हजरत मोहानी ने इसको लिखा था, और अगर प्रसिद्ध करने की बात करें तो भगत सिंह ने इसको प्रसिद्ध किया था। और उसके बाद सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा लिखा था, और इसको राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले विधायी एक्ट की बात करें तो हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे। तो ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसमें बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और उसका जो नाम था वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था।
तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था ये वॉरेन हेस्टिंग्स था, और ये आपके आधुनिक इतिहास से भी रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, या फिर आप वॉरेन हेस्टिंग याद करो, सीधा सिंपल आप याद रखे हो। और ये अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पढ़ते हैं या फिर चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी इसको आपको याद करना ही पड़ेगा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। उसके बाद फिर इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1774 ईस्वी में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है, और इसके जो पहले न्यायाधीश होते हैं सर एल्जा एम्पे होते हैं, ठीक है। कौन होता है? सर एल्जा एम्पे होते हैं। तो उन पहला जो भारत में न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो होता है, हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय जो भी उस टाइम का था, उसको अगर कहीं पे स्थापित किया गया तो वो किया गया कोलकाता में 1774 ईस्वी में। ये भी एक क्वेश्चन हो गया। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो आता है वो 1784 ईस्वी में आता है, और इसने क्या किया था? इसने दो चीज़ें की थी। इसने क्या किया था कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया था, कि मतलब कंपनी के जो व्यापारिक कार्य होंगे वो कोई और संभालेगा और राजनीतिक कार्य कोई और संभालेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। तो पिट्स इंडिया एक्ट का जो मुख्य कार्य था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करना था, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग करना था। अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। तो जो चार्टर एक्ट 1813 आया था, चार्टर एक्ट, इसका जो उद्देश्य था ये एकाधिकार को समाप्त करना था। कंपनी का भारत में जो एकाधिकार था वो व्यापारिक एकाधिकार, इसको समाप्त किया। इसमें केवल चाय और चीन के साथ एक व्यापार बचा रहा, बाकी सारी चीज़ें अलग हो गई। और सेम इसी एक्ट, चार्टर एक्ट में ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, ठीक है। तो ये दो चीज़ें 1813 के चार्टर एक्ट से हुई। और 1773 में आपको पता ही है कि क्या होता है, अगर नहीं पता तो एक बार आप रिपीट कर लीजिए उसको। इसमें क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और पहला जो था वो वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 1773 वाला जो चार्टर एक्ट था उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं 1833 के चार्टर एक्ट में। इसमें क्या होता है कि भारत के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को उठा के भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और ये था विलियम बेंटिक। पहला जो था, क्या नाम था इसका? विलियम बेंटिक। अब ये बताओ विलियम बेंटिक ने इतिहास में कौन कौन से काम किए, इसके बारे में आपको आप कमेंट करके मुझे बताओ, इसका एक काम बताओ इसने क्या किया था, ठीक है। और ये याद रखना आप, ये राजा राम मोहन राय के समय की बात है, राजा राम मोहन राय के समय की बात है। इसने एक प्रथा का अंत किया था विलियम बेंटिक ने। कौन सी प्रथा थी वो आप कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं। और 1833 में बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बना, और उसी के साथ साथ कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो जाता है। और फिर उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है। 1858 जो आता है वो, इसमें क्या होता है कि जो शासन जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश जो क्राउन होता है उसके हाथ में जो है वो पूरी तरीके से शासन चला जाता है। मतलब अब शासन जो करेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह सीधा ब्रिटिश क्राउन करेगा। ब्रिटिश क्राउन का मतलब जो वहाँ की महारानी महाराजा होंगे, एलिजाबेथ प्रथम द्वितीय, जो भी ऐसे लोग। और गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है, वायसराय कहा जाने लगा। और पहला जो वायसराय था वो कैनिंग था। पहला वायसराय कौन था? कैनिंग था। अब तीन चीज़ें यहाँ पे रिपीट करो आप। 1773 में क्या होता है, वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाया जाता है पश्चिम बंगाल का। 1833 में उसी गवर्नर जनरल को, बंगाल वाले को उठा के सीधा सा भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, और उस टाइम पे कौन होता है? बेंटिक होता है। और उसके बाद 1858 में क्या होता है कि जो पावर होती है वो ब्रिटिश क्राउन को दे दी जाती है, और गवर्नर जनरल को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वायसराय। और पहला वायसराय कौन होता है? कैनिंग होता है। कौन होता है? कैनिंग होता है। ये तीन चीज़ें आप बिल्कुल ऐसे रिपीट कर लो और रट लो। और 1858 में क्या होता है कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब भारत सचिव के पद की सृजन होता है, मतलब एक नया पद बनाया जाता है, और उस पद का नाम होता है भारत सचिव के नाम से उसको जाना जाएगा। अब उसके बाद इन्होंने क्या चेंजेस किए? 1909 लेकर आते हैं, मार्लेमेंटो सुधार लेकर आते हैं। तो मार्लेमेंटो सुधार के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र लेकर आते हैं, और ये जो मिंटो है इसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इसमें होता है कि आपका
परसेंटेज जनसंख्या भले ही कम है लेकिन आपको ज़्यादा चीज़ों में निर्वाचन दिया जाएगा, जस्ट टू डिवाइड एंड रूल। ठीक है, अंग्रेज़ों की पॉलिसी यही थी, फूट डालो और राज करो। तो इसी के तहत ये काम किया गया था 1909 में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार 1919। अब 1919 से एक घटना आपको याद आती होगी, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट के साथ साथ आपको आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड याद आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस सुधार में क्या होता है, द्वैत साधन लागू किया जाता है कि जो प्रांत के शासक होंगे वो अलग होंगे और जो मुख्य होगा वो अलग होगा। इसका मुख्य उद्देश्य होता है, मतलब जैसे विधायिका होगी और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कर दी गई थी यहाँ पर। फिर आता है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है। ठीक है, और हमारा जो भारतीय संविधान है इसका 60 से 70% हिस्सा लगभग इसी से लिया गया है, आप इसको याद रखिएगा। 60 से 70% हिस्सा 1935 भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, और मुख्य विशेषताएं क्या हैं कि अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की गई, जिसमें क्या किया गया, जो रियासतें शामिल न होने के कारण, मतलब जैसे इसमें बहुत सारे संघ बनाने का प्रयास किया गया भारत में। 600 प्लस रियासतें जो थी इनको मिलाने का प्रयास किया गया। इसमें जो रियासतें नहीं हुई, मतलब जैसे इसमें प्रयास यही था लेकिन बहुत सारी रियासतों ने मिलने से मना कर दिया, उसी वजह से ये नहीं बन पाया। उसके बाद फिर क्या होता है, प्रांतीय स्वायत्तता, मतलब प्रांत में क्या है, द्वैत शासन को समाप्त करके इनको स्वायत्तता दी गई, मतलब ये स्वतंत्र होकर अब शासन कर सकते थे प्रांत। अब केंद्र में क्या था, द्वैत शासन। केंद्र स्तर पर द्वैत शासन स्थानांतरित और आरक्षित विषय लागू कर दिया गया था। शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। शक्तियों का विभाजन किया गया 3 सूचियों में, जिसमें से आपका संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची। तो संघ में क्या थे, तत्कालीन समय पे उस टाइम पे 59 विषय थे, प्रांत में 54 थे, उस टाइम की बात कर रहा हूँ तत्कालीन समय, और समवर्ती में 36 विषय। अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में जो है वो संघ सूची में, प्रांत सूची में और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये जो समवर्ती सूची है इसका मतलब होता है इस पे राज्य और केंद्र दोनों का काम चलेगा, मिक्स। ठीक है, इसमें और क्या किया इन्होंने कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो वायसराय को दे दी, और संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। तो जो संघीय न्यायालय की स्थापना होती है ये फेडरल कोड 1937 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना की जाती है, और इसके जो न्यायाधीश होते हैं ये मॉरिस क्लेवर इसके न्यायाधीश होते हैं। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में होती है। और वर्मा का पृथक्करण कर दिया जाता है कि मतलब वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है, 1937 ईस्वी में अलग किया जाता है। और उसके बाद सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया जाता है कि मतलब इसमें क्या है कि महिला के लिए, पुरुष के लिए, मजदूर के लिए अलग पृथक निर्वाचन का विस्तार किया जाएगा। और उसके बाद फिर कुछ रिवीजन पॉइंट हम बात कर लेते हैं। जैसे इसमें 1773 के एक्ट में क्या होता है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बन जाता है, 1773 का एक्ट आ जाता है। और वारेन हेस्टिंग जो होता है पहला गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है, गवर्नर से गवर्नर जनरल बनता है। 1833 का एक्ट जो होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक होता है, इसको विलियम बेंटिक को क्या है भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन। 1919 का एक्ट प्रांतों में द्वैत शासन, और 1935 में क्या है कि प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाता है और केंद्र में लागू प्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 की स्थापना, और वर्मा को अलग कर दिया जाता है 1937 में। और उसके बाद क्या होता है कि मतलब इस पे एक्ट पे थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेते हैं। नेहरू ने क्या कहा था, नेहरू ने कहा था कि 1935 के अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाले इंजन रहित गाड़ी और गुलामी का अधिकार पत्र कहा, मतलब चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था, नेहरू ने इसको कहा था। मदन मोहन मालवीय ने इसे क्या कहा था, ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला बताया। और सी राज गोपालाचारी ने इसे पुराने द्वैत शासन से भी बुरा कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, इन्होंने कहा था कि इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूलतः बुरा और बिल्कुल अस्वीकार्य कहा था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं। ठीक है, कौन से भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन में क्रिप्स मिशन आता है 1942 ईस्वी में आता है। 1942 ईस्वी में होता है। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी ने उत्तर, मतलब पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर तिथि चेक कहा था। ठीक है, इसको गांधी ने कहा था क्रिप्स मिशन को। अब इसी के साथ हम एक और ऐड कर देते हैं, साइमन मिशन के बारे में आपको हम थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। साइमन कमीशन
तो जो साइमन कमीशन होता है, साइमन कमीशन 1927 में भारत में आता है और इसमें 7 सदस्य होते हैं टोटल। साइमन के नाम से ही आता है और इसमें एक भी भारतीय नहीं होता है। इसकी वजह से इसका क्या होता है, विरोध होता है, इसका विरोध किया जाता है और उसमें लाला लाजपत राय की लाठी लगने से मृत्यु हो जाती है और उसके बाद बदले में सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। ठीक है। ये जो क्रिस्प प्रस्ताव आया था, इसके विरोध में 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन वर्धा में शुरू हुआ और अंतिम स्वीकृति 8 अगस्त 1942 के मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में मिली। और उसके बाद शुरुआती नारा क्या था, ये 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ और इसको शुरुआती नारा था करो या मरो, जो एम के गांधी ने दिया था। ठीक है। और उसके बाद ऑपरेशन जीरो आवर शुरू हुआ था। तो ऑपरेशन जीरो आवर में क्या था, 9 अगस्त के सभी नेताओं ने को गिरफ्तार कर लिया गया था। मतलब इसमें जितने भी नेता थे, गांधी, नेहरू, पटेल, सबको गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी को आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था। ठीक है। उसके बाद भूमिगत रेडियो व नेता, तो इसमें भूमिगत रेडियो में अरोड़ा आसिफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया और उन्हें 1942 आंदोलन की रानी कहा जाता है। ऊषा मेहता ने गुप्त रेडियो स्टेशन चलाया था उस टाइम पर। और उसके बाद समांतर सरकारें जो थी उस टाइम पे, इसमें बलिया में क्या था कि चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक सरकार बनी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेट के लिए। फिर उसके बाद तमलुक क्या था, मिदनापुर बंगाल में जातीय सरकार बनी थी उस टाइम पे। और उसके बाद सतारा में क्या था कि सबसे लंबे से चलने वाली सरकार जो थी वो वाईपी चौहान और नाना पाटिल ने इसको चलाया था सतारा में, महाराष्ट्र में। और उसके बाद जो क्या है कि नेता सुभाष चंद्र बोस की एंट्री होती है और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं हरपुरा अधिवेशन में और ये 1938 में निर्विरोध अध्यक्ष ये चुने जाते हैं। ठीक है। निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाते हैं और फिर त्रिपुरी अधिवेशन में क्या होता है कि ये गांधी जी के उम्मीदवार जो होते हैं पट्टाभी सीतारमैया को हराकर जीते थे, लेकिन वैचारिक मतभेद के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद क्या करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है आगे अध्यक्ष बनते हैं त्रिपुरी अधिवेशन में। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर आपने इतना पढ़ लिया था, कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर। ठीक है। और फिर 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। और इसके बाद इसमें उपाधियों और नारों की बात कर लें तो उपाधियाँ इनको क्या कहता है कि नेताजी ने, एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में इनको नेताजी कहा था। और 1944 में सिंगापुर से आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते समय सुभाष चंद्र बोस ने एम के गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था 1944 में। और इसमें क्या है कि इसमें जो नारे लगे थे, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है। और स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। गठन 1942 में राम बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह द्वारा टोक्यो सिंगापुर में किया गया। ठीक है, जो कि जापान में है। अब यहाँ पे राज बिहारी घोष और रास बिहारी बोस के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दो लोग थे, घोष और बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की जो है वो कमान संभाली थी सिंगापुर में। ठीक है, आज़ाद हिंद जो फ़ौज थी उसमें 4 ब्रिगेड थी, या फिर आपको ब्रिगेड या रेजिमेंट बोलो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जिनके नाम है, गांधी ब्रिगेड हो जाएगा आपका, गांधी ब्रिगेड हो गया, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड और रानी झांसी रेजिमेंट जो महिलाओं की रेजिमेंट थी। ठीक है, 1945 में आज़ाद हिंद फौज मुकदमा है जो कि लाल किला पर चलता है। और उसमें क्या, अभियुक्त जो होते हैं शाहनवाज खान होते हैं, पीके सहगल होते हैं, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और इन तीनों पर लाल किले में मुकदमा चलता है। और जो बचाव पक्ष के वकील थे वो भूला भाई देसाई थे, उसके नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और KN काटजू ने पैरवी की थी। ये बचाव पक्ष के वकील थे। अब इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं एक बार पेट के एग्ज़ाम को लेकर। करो या मरो का जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था 9 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक में। बलिया में समांतर सरकार जो थी वो चित्तू पांडे की थी 1942 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो होती है वो 1939 में होती है, सुभाष चंद्र बोस के थे। 1943 में ये आज़ाद हिंद फौज की कमान संभालते हैं। और रानी झांसी रेजिमेंट का कैप्टन जो होती हैं वो होती हैं लक्ष्मी सहगल होती हैं। ठीक है, लाल किला की मुकदमा जो होता है उसमें क्या होता है, इसके प्रमुख वकील जो होते हैं भूला भाई देसाई होते हैं प्रमुख वकील।
और उसके बाद जो है आज़ाद हिंद फ़ौज में 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद दिवस मना लिया था सैनिकों ने। और आईएनए सप्ताह जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कि 5 नवंबर से 11 नवंबर के बीच मनाया गया था। और उसके बाद ऑपरेशन थंडरबोल्ट होता है। गुप्त रूप से आंदोलनकारियों पर जो कार्रवाई की जा रही थी उसका नाम क्या था, ऑपरेशन थंडरबोल्ट नाम था उस टाइम पे, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ी सी राजनीतिक बात अगर इनका जीवन कर लें तो इनके गुरु का नाम था चित्तरंजन दास सीआर दास। और इन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नाम की प्रसिद्ध किताब भी लिखी थी। अब 1947 के सभी मिशन और योजनाएं एक बार आप देख लो आराम से, जो भी होता है इनको ऐसे याद कर लो आप, ठीक है। जो अगस्त प्रस्ताव होता है वो 8 अगस्त 1940 को आता है, आपका अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। वायसराय जो होता है लिनिथगो होता है। और इसका जो उद्देश्य होता था, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें भारतीयों का सहयोग पाना इनका उद्देश्य था। और इसमें क्या था, भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई थी, जिसे दोनों पक्षों ने खारिज कर दिया था, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग भी एक्टिव था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो 1940 में सबसे पहले महात्मा गांधी गांधी द्वारा पवनार आश्रम में किया गया था। जो प्रथम सत्याग्रही थे वो आचार्य विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। और अन्य नाम इसे दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। तो दिल्ली चलो के नाम से जो जाना जाता है, ये जो था अक्टूबर में, और अक्टूबर 1940 में सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। फिर मार्च 1942 में आता है आपका क्रिप्स मिशन, इसमें स्टेट फोर्ड क्रिप्स के नाम से आता है। और इस क्या है कि संविधान सभा का इसमें गठन करना होता है और डोमिनियन स्टेटस लागू करना होता है। और एम के गांधी ने इसे उत्तर तिथि चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू होता है, इसमें पहला नारा जो एम के गांधी का करो या मरो होता है। और उसके ठीक बाद बेबेल योजना और शिमला समझौता होता है। तो बेबेल योजना और शिमला समझौता क्या है कि बेबेल योजना लॉर्ड बेबेल के टाइम पे आती है। लॉर्ड बेबेल वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन होता है इसमें। और शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग के अड़ियल रवैये के कारण ये वार्ता असफल रही थी, ठीक। अब बेबेल योजना की डेट अगर हम बात कर लें तो बेबेल योजना क्या होता है, 14 जून 1945 को घोषित की जाती है। और शिमला सम्मेलन जो होता है वो 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चलता है। तो अगर बात की जाए इसको फिक्स करने की तो बेबेल पहले आता है, शिमला बाद में आता है, ठीक है। और फिर शिमला समझौता जो दूसरा हुआ था, दूसरा वाला जो शिमला समझौता हुआ था, ये हुआ था 2 जुलाई 1972 को, ये शिमला समझौता है, ठीक है। और उसके बाद नौसेना विद्रोह की बात करें तो नौसेना विद्रोह जो होता है वो होता है आपका फरवरी 1946 में होता है, रॉयल इंडियन नेवी। और उसके बाद स्थान मुंबई के HMIS तलवार जहाज़ के नौसैनिकों BC दत्त द्वारा ये होता है। और समर्पण क्या होता है कि इन्होंने जिन्ना और पटेल के हस्तक्षेप के कारण नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। कैबिनेट मिशन जो आता है वो मार्च 1946 में आता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं, इसका नाम है पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये 3 इसके सदस्य होते हैं। और उसके बाद संविधान सभा का जो गठन होता है, अंतरिम सरकार 1946 का निर्माण होता है। और यहीं पर जो है पहली बार पाकिस्तान को अलग करने की मांग की गई थी, जिसको क्या है खारिज कर दिया गया। फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की बात करें तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो होती है 16 अगस्त 1946 को होती है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान को पृथक करने के लिए मांग की जाती है और दंगों का आह्वान किया जाता है कि अगर आप नहीं अलग करोगे तो हम दंगे करेंगे। दिस वॉज द थिंग। फिर इटली की घोषणा होती है 20 फरवरी 1947 का इटली का डिक्लेरेशन आता है। और उन्होंने ये कहा था कि 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी, ये कहा था क्लेमेंट इटली ने। और ये इनकी घोषणा कब होती है, ये 20 फरवरी 1947 को इनकी घोषणा होती है, ठीक है। फिर 15 अगस्त 1947 को सत्ता सौंप देते हैं। फिर माउंटबेटन योजना जो आती है ये 3 जून 1947 को आती है। और इसका अन्य नाम जो है वो 3 जून योजना है। और ये क्या है, ये क्यों आता है माउंटबेटन, क्योंकि ये आता है भारत पाकिस्तान के विभाजन की रेखा को तय करना था इसका उद्देश्य। और ठीक उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो 4 जुलाई 1947 को पेश होता है और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत होता है। और 15 अगस्त को भारत देश आज़ाद माना जाता है, ठीक है। तो 4 जुलाई को ये पेश होता है, 18 को स्वीकृत होता है, 15 को ये आज़ाद माना जाता है, ठीक। उसके बाद क्या है कि अगर हम क्विक मिशन की बात करें, आराम से पढ़ने की बात करें तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह होते हैं। इसमें प्रथम सत्याग्रही जो होते हैं विनोबा भावे होते हैं।
और फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक करा था। 1946 में कैबिनेट मिशन होता है। संविधान सभा का निर्माण होता है। 1947 में माउंटबेटन योजना आती है। 3 जून योजना, भारत पाक विभाजन। और अब एक बात बताओ मुझे, अब यहाँ तक तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, पूरा हमने रिवाइज कर लिया, कहानी ख़त्म कर दी इसकी।